नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पिछले एक महीने से देश के राजनीतिक पटल पर, देश के जनजीवन के पटल पर और देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पटल पर उस नुपुर शर्मा के टीवी डिबेट पर उपजे बयान और उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को लेकर जो अनेकानेक सवाल उपजे हैं, उन सवालों से इतर यह मौजू बनता है कि हमने इस समस्या का बुनियादी इलाज क्यों नहीं किया। दोस्तों, अभी नुपुर शर्मा के प्रकरण पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने नुपुर शर्मा के बयान पर जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि उनका ये बयान पूरे देश के माहौल को बिगाड़ने वाला था, कहीं न कहीं किसी एक धर्म विशेष को भड़काने वाला था और उसकी वजह से पूरे देश का माहौल खराब हुआ। दोस्तों, इस बात को दोबारा कहने की जरूरत नहीं कि नुपुर शर्मा ने किस प्रसंग पर, किस मसले पर किस तरीके का बयान दिया और उस बयान के बाद जब मोहम्मद जुबैर की एक तरह से फैक्ट चेक करने वाली वह उनकी जो वीडियो या उनका ये कार्यक्रम जिस तरीके से इस मसले को ज्यादा पॉपुलराइज कर गया, न केवल देश में बल्कि विदेश में, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई और फिर भारत सरकार जिस तरीके से जगी, राजनीतिक दल के तरफ से जिस तरीके की नसीहतें अपने प्रवक्ताओं को दी गई और देश में जिस तरीके से कम्युनल पोलराइजेशन हुआ, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया या जो भी इस पर जो टिप्पणी आई या प्रतिक्रिया आई, दोस्तों माफ करिए, इस मसले का वह बुनियादी इलाज नहीं था। दोस्तों, नुपुर शर्मा का जो बयान था वो कहीं न कहीं एक धार्मिक बयान था। कहने वाले तो नुपुर शर्मा के पैरोकार ये कह रहे हैं कि उनका यह बयान किसी तरीके से नए तरीके से उकसाने वाला नहीं था। वह बयान था जो एक तरह से अपने आप में सत्य है, तथ्य है, कथ्य है और मुस्लिम धर्म के वो तमाम धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है और उनके धर्म गुरु भी बार बार इसका जिक्र करते हैं। लेकिन जिस तैस में, जिस टोन में नुपुर शर्मा के द्वारा यह बयान दिया गया, चाहे वो किसी एक्शन का रिएक्शन ही क्यों न हो, चाहे वो किसी एक मुस्लिम धर्म गुरु का शिवलिंग पर दिया गया बयान और उसके प्रत्युत्तर में नुपुर शर्मा का यह उकसाने वाला बयान, दरअसल सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में ये बताना चाहिए था कि भारत में जो पहचान की राजनीति, जो भारत के लोकतंत्र के इस इकोसिस्टम में जिस तरीके से फल फूल रही है, पहले भी फलती फूलती रही है, आज भी फल फूल रही है और इस सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद इस पर रोक लगने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि इसे और भी किसी और रूपों में फलने फूलने की पूरी एक तरह से जमीन तैयार है। इससे दोस्तों लोकतंत्र का कहीं से भला नहीं होने वाला है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे, चूंकि ये मेरे प्रोग्राम का नाम सत्य असत्य और अर्ध सत्य है, किसी भी चीज की व्याख्या, चाहे वो उस धर्म के विचारक, चाहे वो हिंदू आइडियोलॉग हो या इस्लाम के आइडियोलॉग हो, अपने अपने नजरिए से, अपनी अपनी सुविधा से और अपने अपने लिमिटेशन में किया जाता है। इससे कभी भी व्यापक परिप्रेक्ष्य नहीं निकलता। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि सत्य असत्य और अर्ध सत्य, इन तीनों पक्षों की हम पड़ताल करते हैं। मोहम्मद जुबैर अभी जेल के सलाखों में हैं, वो फैक्ट चेक करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके नियत में कोई न कोई खोट था। वो कुछ ऊपर से कहना कुछ और चाहते थे, अंदर की नियत में वह कुछ और दिखाने के मिशन में लगे थे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि भारत में जो अभी मौजूदा कम्युनल पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी जो राजनीतिक तौर पर इतने मजबूत हैं, जिनके तमाम कार्यक्रम, जिनका तमाम मैनेजमेंट और जिनका जनता से सीधा संवाद एक तरह से अटूट बन चुका है, जिसे और उनके प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के लिए तोड़ना बिल्कुल जो है मुश्किल हो रहा है। वैसे में नरेंद्र मोदी जब सरकारों के शासन की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, आर्थिक सुधारों की बात करते हैं, तो वह मोदी सरकार राजनीतिक सुधारों से परहेज क्यों करती है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि तत्कालिक रूप से इस पूरे मामले की शुरुआत ज्ञान वापी मस्जिद के चल रहे उन
एक्टिविटीज से शुरू हुई और उसके बाद टीवी में लगातार डिबेट हुआ, जिसमें अच्छी अच्छी खबरों को दरकिनार कर सारे टीवी चैनल केवल ज्ञानवापी मस्जिद की, शिवलिंग के, शिव मंदिर होने के प्रमाण, उसकी खुदाई, फिर वहां के लोकल जज का फैसला, फिर उसका सर्वेक्षण, फिर उसका कोर्ट में आना, फिर 1991 की वह कोर्ट का आदेश कि धर्म जो स्थान है उसको स्टेटस कोइज्म बनाए रखा जाए। इन सारे डिबेट से जो देश में जो नए सिरे से सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव उपजा और उस तनाव के परिप्रेक्ष्य में टीवी चैनलों ने लगातार बहसें की और उस बहस के आलोक में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हुआ और कुल मिलाकर के जो है पूरा माहौल गड़बड़ हुआ। फिर जो है कन्हैया लाल का मर्डर होता है, देश के पूरे हिंदू अपने इस एजेंडे पर गोलबंद होते हैं जिस एजेंडे पर मुस्लिम समाज गोलबंद हुआ करता था। दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे, और मैंने जो ये पीछे जो किताब रखी है डायलॉग ऑन सिस्टम चेंज एन इनिशिएटिव टू मेक ए न्यू इंडिया, इस किताब में भी इस बात का उल्लेख है कि इस देश में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वह देश के लोकतंत्र के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। देश के लोकतंत्र के इस मंदिर में वह सबसे बड़ा एक पाप है कि हमारे राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए अलग अलग पहचानों का सहारा लेते हैं। दोस्तों ये बड़ी गंभीर बात है। इसमें सारे सामीन को, सारे नाजनीन को और देश के सारे सुधी जगत को, पाठकों को, श्रोताओं को और विद्वत जनों को इस बात पर गौर फरमाना होगा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होना चाहिए। अगर हम बहुदलीय प्रतियोगी लोकतंत्र है तो प्रतियोगिता का आधार केवल और केवल सुशासन होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए, लोक कल्याणक होना चाहिए, सरकारों के मैनेजमेंट की बेहतर एफिशिएंसी होना चाहिए और कुल मिलाकर के एक तरह से चलायमान और बढ़तमान अर्थव्यवस्था होना चाहिए। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना चाहिए, समता मूलक समाज होना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए और किसी भी नागरिक से बिना भेदभाव की शासन और प्रशासन में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि भारत में पहचान की राजनीति की सबसे पहले शुरुआत तो देश का जो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ वहीं से शुरू हो जाता है और संविधान एक हमारा सेकुलर संविधान बना जो हमारी एक महानता का परिचायक था। हमारे संविधान ने अलग अलग धर्मों को अलग अलग स्वतंत्रता दी, अलग अलग स्पेस दिए, वह भी अपने आप में ठीक था। लेकिन कुल मिला जुला करके जब राष्ट्र एक है तो उसके सारे नागरिकों को भी एक हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि इस देश का सांप्रदायिक विभाजन हुआ और उसके लिए हमारा भारत जिम्मेवार नहीं था, उसके लिए हिंदू समाज जिम्मेवार नहीं था। कुल मिलाकर के वो अलगाववादी इस्लामिस्ट जो जिन्ना के लीडरशिप में अलग पाकिस्तान की तामीर करते हैं वो जिम्मेवार थे। और फिर उसी पाकिस्तान से अलग भाषा के नाम पर, अलग कल्चर के नाम पर एक बंगाल से बांग्लादेश नाम के अलग राष्ट्र का उदय होता है। तो हम बात भारत की लोकतंत्र की करें तो पहचान की राजनीति 1947 के बाद से ही जातिवाद की राजनीति में बड़े एक नासूर बन करके रही और हमारा लोकतंत्र दरअसल एक राजनीतिक लोकतंत्र न होकर एक जातीय लोकतंत्र में तब्दील हुआ। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि देश के सभी राजनीतिक दल केवल जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा करते रहे, अपना वोट बैंक बनाते रहे और जब जातिवाद जब अपने परवान पर था तो कहीं न कहीं संप्रदाय की आधार पर बनी जनसंघ पार्टी के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन 1989 में जब मंडल कमीशन लाया जाता है जो एक विवादास्पद फैसला था जिसमें एक समता मूलक समाज को तिलांजलि देकर बिना एक सशक्तिकरण के एजेंडे को प्रमुखता दिए आरक्षण के एजेंडे को लाया गया तो कहीं न कहीं उस मंडल के राजनीति के सामने बरक्स मंदिर की राजनीति का उदय होता है और एक जातिवादी राजनीति के बरक्स एक सांप्रदायिक राजनीति का एक तरह से उदय होता है। और भारतीय राजनीति में 1989 के कालखंड के बाद सांप्रदायिक राजनीति का निरंतर विस्तार हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि भारत में पहचान की तमाम राजनीति चल रही थी लेकिन संप्रदाय की राजनीति का पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डिस्कोर्स में और इंटेलेक्चुअल डिबेट में कुछ ज्यादा ही जिक्र किया गया, जबकि हमारे यहाँ जाति राजनीति भी उतनी ही विषैली थी
जिस तरीके की उसके प्रत्युत्तर में आई सांप्रदायिक राजनीति विषैली थी। हमारे यहाँ भाषा की राजनीति, प्रांत की राजनीति, खानदान की राजनीति, इमोशन की राजनीति, पॉपुलिज्म की राजनीति, लोक लुभावनावाद की राजनीति, ये सब हमारे लोकतंत्र को खोखला कर रहे थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो नुपुर शर्मा को लेकर के जो अपनी टिप्पणी की, वह टिप्पणी उनकी सही हो सकती है, लेकिन भारत के लोकतंत्र में और भारत के समाज में जो ये नया एक डायनेमिक्स उभर करके सामने आया है कि सारे अच्छे कॉज, अच्छे इशू दरकिनार कर दिए गए हैं और केवल पहचान की राजनीति पब्लिक डिस्कोर्स में चल रही है। राजनीतिक दलों द्वारा उसे फैलाया और फुलाया जा रहा है। मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार जो राजनीतिक अपने ट्रैक पर इतनी मजबूती से पैबंद है, गवर्नेंस को लेकर के तमाम दावे करती है, लेकिन उसे आज भी कहीं न कहीं राजनीतिक असुरक्षा लगती है कि वह कोई न कोई मुद्दे के बहाने सांप्रदायिक राजनीति के कार्ड को वो हमेशा खेलती है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में खास तौर पे जो भारतीय मीडिया का जो चरित्र बदला, जो दशा और दिशा बदली, जो नई तकनीक आई, जो कन्वेंशनल मीडिया की तरफ से घुसक करके सोशल मीडिया की तरफ आई, और जिस तरीके से कन्वेंशनल मीडिया, रेडियो और टेलीविजन पर उस सोशल मीडिया के चलन का प्रभाव पड़ा, उस आधार पर कुछ ऐसे उकसाऊं, भड़काऊं और केवल आइडेंटिटी को परिशोषित करने वाले एजेंडे और मुद्दे पर बहसों की एक परंपरा बन गई। तमाम टीवी चैनलों में केवल धर्म को उकसाने वाले, भड़काने वाले, दो समुदायों में आपस में मजा लेने वाले मसाला तरह का डिबेट शुरू हो गया। तो कहीं न कहीं नुपुर शर्मा का दिया गया बयान उस मीडिया के उस चलन, डिबेट के चलन से उपजा हुआ वह बयान था। और यह भी हमें देखना होगा कि आप तमाम राजनीतिक दलों में जो नए नए नेता हैं, जिनमें कि अपना राजनीति का कैरियर चमकाने की रेस मची हुई है, होड़ मची हुई है, उस रेस को पार पाने के लिए हर राजनीतिक दल का नेता वो अधिक से अधिक उकसाऊं, भड़काऊं बयान देने की तरफ मुखातिब हो गया है। कुल मिलाकर के वो ऐसे बयान देता है जिसमें कि समाज में तनाव का माहौल बने, कहीं न कहीं वोट पोलराइज हो। एक तरफ वो वर्ग मित्र के फेवर में बयान दे और दूसरी तरफ वो वर्ग शत्रु बनाए। तो कुल मिलाकर के हमारी लोकतंत्र की यह राजनीति जो गुटीय राजनीति है, जो जातीय राजनीति है, जो सांप्रदायिक राजनीति है और कुल मिलाकर पहचान की राजनीति का एक नया पर्याय बन गई है। उस पहचान की राजनीति से जो हमारा अभी मौजूदा भारत का जो मीडिया, खास करके टेलीविजन मीडिया, जो पूरे तौर पर जो है अपने टीआरपी को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए और आपसी चैनलों में प्रतिद्वंदिता करने में, उस रेस में आगे निकलने के लिए जो लगातार पहचान के मुद्दों पर डिबेट करता जा रहा है, ऐसे मुद्दों पर जो विवादास्पद हैं, जिससे कि आपस में तनाव बढ़े, भाईचारा घटे और कुल मिलाकर के वर्ग शत्रु और वर्ग मित्र को बढ़ाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी गलती है कि वह ऐसे मौके पर जब वह अस्थायी समाधान ला सकती थी, उसने केवल एक पक्षीय रूप से नुपुर शर्मा को तमाम नसीहतें दी। उन्हें किसी तरीके का दंड तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस तरीके का टिप्पणी किया मानो कि वह किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की टिप्पणी हो। सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी ठीक थी, लेकिन साथ साथ उन्हें इस समस्या का जड़ से इलाज करते हुए ये कहना चाहिए था कि भारतीय समाज, भारतीय राजनीति वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इस कदर डूब चुकी है कि उसे अब कुछ भी गुड गवर्नेंस के इशू नहीं दिखाई देते, कहीं भी अच्छे इशू नहीं दिखाई देते, अच्छे मुद्दे नहीं दिखाई देते। और इस वजह से नुपुर शर्मा को तो उन्होंने नसीहतें दे दी, लेकिन उस मोहम्मद जुबैर को और उसके पहले उस मुस्लिम मौलाना को जिसने शिवलिंग पर जो है अपनी टिप्पणी की थी, उसे लेकर के कोई एक तरह से टिप्पणी नहीं की। हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट कोई मास्टर की भूमिका निभाए, उन्हें भी डांटे और इन्हें भी डांटे। सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर निर्णायक फैसला देना चाहिए था कि भारत में राजनीतिक दलों सावधान रहो, तुम्हें पहचान की राजनीति नहीं करनी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आता कि भारत में पहचान की सभी राजनीति की रीति नीति का एक तरह से खात्मा हो, तो देश में संविधानवाद के जरिए, लोकतंत्रवाद के जरिए एक नया आधार बिंदु तैयार होता, एक नई परंपरा की शुरुआत होती, एक नई पहल होती कि भारत की राजनीति में राजनीतिक दलों को आपस में प्रतियोगिता करनी है तो केवल गुड गवर्नेंस पे करनी है।
उसमें संप्रदाय, जाति, धर्म, प्रांत के लिए कोई जगह नहीं होगी। और कहीं न कहीं नुपुर शर्मा का यह दिया गया बयान उन्हें अपनी पार्टी में, उन्हें अपने आप को ज्यादा चमकाने का एक तरह से उन पर पड़ रहा दबाव था, जिसको लेकर उन्होंने इस धार्मिक इशू पर इस तरीके के बयानात दिए। यह बात अलग है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को ये नसीहत दे दी है कि वो कभी भी किसी दूसरे धर्म पर चल रही चर्चा में अपनी कोई टिप्पणी न दे, उन्हें कोई भला बुरा न कहे। लेकिन इस तरीके के भी एक तरह से वो देने से, एक तरह से प्रचलन बनाने से भी कोई अस्थायी फायदा नहीं होने वाला है। हम ये नहीं कहते कि इस देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है, केवल सांप्रदायिक राजनीति करने वाले आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। भारत के लोकतंत्र में सबसे प्रमुख आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जातिवाद है, उसके बाद संप्रदायवाद है, फिर जो है भाषावाद है और प्रांतवाद है। अभी धर्मुख की तरफ से तमिलनाडु को लेकर के अलग प्रांत का जो है नारा दिया गया, अभी अलग लैंग्वेज का, द्रविडियन लैंग्वेज का अलग से नारा दिया गया। तो कुल मिलाकर के हमें एक ऐसे भारत राष्ट्र राज्य की परिकल्पना करनी है जिसमें कि सभी भाषाओं को इज्जत हो, सभी धर्मों को इज्जत हो, सबके लिए एक कानून और एक बराबर व्यवहार हो, सरकारों की तरफ से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो और समूचा भारत देश जो दुर्भाग्य से सांप्रदायिक विभाजन की भेंट चढ़ गया वह फिर से अखंड भारत बने, एक यूनिपोलर भारत बने, एक समान भारत बने, जिसमें कि पब्लिक डोमेन में, पॉलिटिकल डोमेन में और गवर्नेंस के डोमेन में किसी भी निजी चीज की, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की और किसी भी व्यक्तिगत पहलू के लिए कोई जगह न होनी चाहिए। केवल पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक डिबेट और पब्लिक हित की बातें गवर्नेंस के एजेंडे में होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।